एवरीवन, ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। आप सब लॉकडाउन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे एंड मेरी वीडियोस भी आपको हेल्प कर रही होंगी। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स और सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे वो बताए थे, और अब मैं इस टीपीए सीरीज़ में सारे वो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस और डॉक्ट्रिन्स आपको अच्छे से समझाऊंगी। हम डिस्कस करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कौन से टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेक्शन 3 वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्ट्स में यूज़ हुई हैं वो डिफ़ाइन करी गई हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। बार बार वो टर्म्स यूज़ हुई हैं इसलिए वो इसमें डिफ़ाइन करी गई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो डिफाइंड है ही, बट एक और एक्ट में डिफाइंड है जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 4। टीपीए के सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइंड है। अगर हम सेक्शन 3 की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नज़र डालें तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लगती और इनकम्प्लीट लगती है, क्योंकि इसमें सीधे ये बताया है कि क्या इंक्लूड नहीं होता है। जो सेक्शन 4 की डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड क्या क्या होता है। इसमें बताया है सेक्शन 3 में टीपीए में डज नॉट इंक्लूड क्या क्या नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। इट सेज इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास क्यों नहीं इंक्लूड होता? क्योंकि जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है वो उसका जो वुड का पार्ट होता है, जैसे शीशम होता है, आपने शीशम सुना होगा, ये कट के मूवेबल हो जाता है। अगर ऐसा हम यूज़ करते हैं तो ये इसी पर्पज़ से यूज़ होता है, ग्रो करा जाता है कि इसका हम वुड वाला जो पार्ट है वो यूज़ करेंगे। शीशम के पेड़ में शीशम की लकड़ी यूज़ होती है दरवाजे बनाने में, विंडो बनाने में, तो वो भी इसलिए वो मूवेबल हो जाते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स भी इसी पर्पज़ से होते हैं, इसी पर्पज़ से ग्रो करे जाते हैं क्योंकि इसे एज हम उसका क्रॉप जो है यूज़ करेंगे तो वो मूवेबल हो जाती है। एंड ऐसा ही ग्रास भी मूवेबल हो जाती है, तो इसलिए इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करा गया है। अब हम नज़र डालते हैं सेक्शन 4 के जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 4 में। उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है कुछ ऐसे। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराउज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंड इंक्लूड होता है, जो भी बेनिफिट उस लैंड से आता है वो भी इंक्लूड होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो भी थिंग्स अटैच्ड हैं अर्थ से वो इंक्लूड होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ओके, अब थिंग्स अटैच टू द अर्थ भी सेक्शन 3 में डिफाइन करा गया है, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर हम जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन को और टीपीए की डेफिनेशन को ऐड कर दे तो हमें एक क्लियर डेफिनेशन निकल के सामने आती है जो हमें समझने को मिलती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड इंक्लूड होता है, बेनिफिट जो भी उससे अराइज होते हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं, और जो थिंग्स अटैच्ड हैं अर्थ से वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। अब थिंग्स अटैच टू द अर्थ इसमें डिफाइंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। वो क्या कहता है? थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ क्या होता है? थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, things attached to what is embedded and things rooted in the earth, except ये ऐड करी गई है सेक्शन 3 स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अब जाके ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हुई है, कंप्लीट हुई है। अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा। और थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। चलो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले एक और डेफिनेशन है जो एक्ट में है, इंस्ट्रूमेंट। वो भी आई थिंक 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइंड है, वो पढ़ लेना आप अपने एक्ट से। इट सेज इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ये आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसमें अपनी स्लाइड में नहीं डाला है, आप लोग अपने एक्ट से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक और डेफिनेशन है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आती है अटैच टू द अर्थ। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रूटेड इन द अर्थ, अटैच टू द अर्थ मीन्स व्हाट, और ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें। ऑप्शंस में इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होता है और कोई एक डिफरेंट ऑप्शन होता है, आपको चूज़ करना होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। अटैच टू द अर्थ मीन्स रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ। सी इज अटैच टू वॉट इज एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इंजॉयमेंट। रूटेड इन द अर्थ क्या होता है?
जो भी चीज़ जिसकी जड़ अर्थ में है, जिसकी जड़ जो है वो अर्थ में है, तो वो रूटेड माना जाएगा। लाइक ट्रीज, श्रब्स, एग्जाम्पल है ट्रीज एंड श्रब। एम्बेडेड इन द अर्थ, एम्बेडेड का क्या मीनिंग होता है? फर्मली फिक्स्ड है अर्थ में, रूट नहीं है, उसकी जड़ नहीं है, लेकिन फिक्स्ड है। अर्थ से फिक्स्ड करके बनाई गई है। जैसे कि वॉल्स, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है अर्थ से फिक्स करके बनाई जाती हैं। कोई भी बिल्डिंग अगर खड़ी करी जाती है, उसकी जो वॉल है वो अर्थ से फिक्स करके फर्मली फिक्स्ड होती है वो अर्थ। एंड अटैच टू वॉट इज़ एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट। ये थोड़ी डिफिकल्ट होता है समझने में, तो मैं आपको समझाती हूँ। अटैच टू वॉट इज़ एम्बेडेड, जो भी एम्बेडेड है। एम्बेडेड क्या था? वॉल्स एंड बिल्डिंग्स। इससे क्या अटैच्ड हो सकता है? किसी भी वॉल से क्या अटैच्ड होता है? जैसे विंडोज, शटर्स, ये इससे परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के लिए ये चीज़ें अटैच्ड होती हैं। ऐसे ये नहीं कि निकाल के हम साइड में रख सकते हैं, ये परमानेंट वहाँ पे अटैच्ड होती हैं। तो दैट्स वाई ये भी जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। आर नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्शनेबल क्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्री एंड मीन्स बोथ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से समझना, इतना इजी नहीं होता है इसे समझना, इसलिए मैं आपको इजी वे में समझाने का ट्राई करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक तरीके का उधार होता है जिसकी रिकवरी के लिए हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये मैंने आपको समझाया है। अभी मैं एक्ट की भाषा पे नहीं गई हूँ। सिंपल वर्ड्स में किसी भी तरीके का उधार जिसकी रिकवरी के लिए कोर्ट जा सकते हैं। जैसे ही हमारे माइंड में उधार आता है तो उस तब आता है कि कुछ भी चीज़ सिक्योरिटी में दी जाती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे जो उधार होता है वो अनसिक्योर्ड होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें एक्ट की, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अनसिक्योर्ड डेब्ट एंड अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट। अब डेफिनेशन समझने से पहले ये दो चीज़ें हैं जो समझनी इंपॉर्टेंट हैं। जो डेटर होता है वो सिक्योरिटी देता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मॉर्गेज समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक एग्जांपल लें मॉर्गेज का, ओके, मॉर्गेज में क्या होता है? जो डेटर होता है वो सिक्योरिटी देते हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब जाके उसे बदले में पैसे मिलते हैं। मॉर्गेज जो होता है वो सिक्योर्ड डेट होता है और इस पे हम एक्शनेबल क्लेम नहीं ले सकते। एक्शनेबल क्लेम हम किस पे ले सकते हैं? अनसिक्योर्ड डेट पे। जो भी अनसिक्योर्ड, जिसके बदले में हमने कोई भी सिक्योरिटी ना दी हो। क्योंकि बहुत सिंपल है समझने में। अगर मॉर्गेज, जैसे किसी भी बंदे ने अगर मॉर्गेज पे कोई चीज़ दी है तो उसने उसको अपनी एक सिक्योरिटी में उसने अपनी एज अ सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी कॉस्ट है कुछ। अगर बाय चांस डेटर ने उसके पैसे नहीं लौटाए, मॉर्गेजर क्या कर सकता है कि वो जो भी सिक्योरिटी में उसकी प्रॉपर्टी उसने दी है वो कॉस्ट अपनी निकाल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा भी होती है, तो वो हमेशा बेनिफिट में ही रहता है, तो उसे कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक्शनेबल क्लेम अनसिक्योर्ड डेट पे बनाया गया है कि जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं रिकवरी के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। तो इसलिए इसमें एक वर्ड आएगा प्लेज और हाइपोथेकेशन। ये आपको जानना ज़रूरी है, ये क्या है। अगर हम सिक्योरिटी में एज अ सिक्योरिटी, हम किसी उधार में एज अ सिक्योरिटी मूवेबल प्रॉपर्टी रख देते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ओनली अनसिक्योर्ड डेट इज एक्शनेबल क्लेम। दैट सिक्योर बाय मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथेकेशन इज़ नॉट एक्शनेबल क्लेम। बहुत ही सिंपल है। अनसिक्योर्ड डेट पे ही एक्शनेबल क्लेम लिया जाएगा, और जो भी मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथेकेशन है, क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं, इसके बदले में हम एक सिक्योरिटी रखते हैं और बंदा जाके कोर्ट में जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। अनसिक्योर्ड डेट पे एक्शनेबल क्लेम लिया जाता है। और डेफिनेशन में लिखा है डेट में भी, डेट कैसा हो सकता है, उधार कैसा हो सकता है? एग्जिस्टेंट हो सकता है, एक्रूइंग हो सकता है एंड कंडीशनल हो सकता है। एग्जिस्टेंट क्या होता है? डेट बिकम ड्यू पेबेबल एट प्रेजेंट। जो भी डेट, क्योंकि उधार ड्यू तो होता ही है, ओके, लेकिन उसको प्रेजेंट में ही देना है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लेम्स ऑफ अरियर ऑफ मेंटेनेंस, इस पे आप एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं। अक्रूइंग हो तो वो डेट पे आप एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं। जो प्रेजेंट में तो ड्यू है लेकिन उसको फ्यूचर डेट पे पेबल है, जैसे क्लेम फॉर सैलरी ड्यू इन नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी ड्यू है तो उस पर आप एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं। कंडीशनल पेमेंट डिपेंड्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे बेस्ड हो पेमेंट, तो उस पर आप एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं। जैसे ए ने प्रॉमिस करा बी को कि वो 1000 रुपीज़ देगा अगर वो सी से शादी कर ले, तो बी का जो क्लेम होगा वो एक्शनेबल क्लेम होगा।
और ये कंडीशनल है। सेकंड पार्ट देखें अगर हम डेफिनेशन का, क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। Right of a person to take possession of movable property from possession of another is actionable claim of that person provided claimant has beneficial interest. Beneficial interest का क्या मीनिंग होता है? राइट ऑफ पोजेशन, राइट ऑफ पोजेशन होना चाहिए उस बंदे का उस मूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी दूसरे पर्सन के पास है, उसका राइट ऑफ पोजेशन होना चाहिए। क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट, क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट, तो क्लेमेंट के पोजेशन में नहीं है, दूसरे पर्सन के पोजेशन में है, तो उसके लिए एक्शनेबल क्लेम ले सकते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी है वो। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कंस्टिट्यूटिंग एक्शनेबल क्लेम? क्लेम जो होना चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए और वो मूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन में होनी चाहिए किसी और पर्सन के, और जो राइट ऑफ पोजेशन है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट। अब मैं आपका इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ए ने बी को 500 बैग्स ऑफ कोल सोल्ड कर दिया अपने गैराज में से, ठीक है। बी ने पेमेंट कर दी, लेकिन वो 500 बैग्स ऑफ कोल अभी भी ए के गोडाउन में रखा हुआ है। तो बी अपने 500 बैग्स ऑफ कोल में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इस पे एक्शनेबल क्लेम लेके इसे वापस ले सकती है। ओके, बहुत ही इजी है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक तरीके का अनसिक्योर्ड डेट होता है। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट other than a debt secured by a mortgage, pledge, hypothecation of movable property or to any beneficial interest in movable property not in possession either actual or constructive of claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or continuous। मैंने आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझा दिया है सब कुछ, और आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सही लगा होगा। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू सो मच।